देखिए, आज फिक्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में रहे लोगों की है। जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने दशकों से अवैध कब्जा करके रखा है, वहां के लोगों पर इस समय किस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं, यह आज हम आपको तस्वीरों के साथ दिखाने वाले हैं। पहला वीडियो ब्रेकिंग न्यूज के साथ देखिए। पीओके में पाक फौज ने आज फिर से बर्बरता की है। जनरल मुनीर ने लोगों पर सामने से चलवाई है गोली। मुजफ्फराबाद से फायरिंग का वीडियो वायरल है, ये देखिए जरा। ये सबसे हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं वहां पर, किस तरीके से वहां के लोग तंग आ चुके हैं और अब ये विद्रोह की आग बढ़ती जा रही है। तो मुनीर क्या कर रहे हैं? मुनीर इनके ऊपर गोलियां चलवा रहे हैं, सामने से गोली चलाई जा रही है, तस्वीरें आपके सामने। दूसरा वीडियो देखिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सेना की फायरिंग से पीओके में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। सेना की गोली से बाग के धीरकोट में सबसे अधिक 4 मौतें हुई हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में 3 और डडियाल में 1 की मौत की खबर है। सेना की फायरिंग से पीओके में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये चिंताजनक तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा, तस्वीरें देखिए। ये पीओके की तस्वीरें, हैरान करने वाले वीडियोस। अब तीसरा वीडियो आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर शेलिंग की गई है। शेलिंग, पीओके में लोगों पर शेलिंग से और गुस्सा बढ़ गया। पीओके में कई जगह सेना से झड़प और पथराव की खबरें आ रही हैं। शेलिंग की जा रही है, सामने खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जा रही है। यह हालात है इस वक्त पीओके के। तस्वीरें देखिए अब आप। आपने अभी जो देखा वो आजादी की मांग पर उबलते पीओके का एक छोटा सा ट्रेलर था। यहां के लोगों के आक्रोश की रेंज इस्लामाबाद तक पहुंच रही है। विरोध की इस आग की लपटें लाहौर तक पहुंच रही हैं। ये गुस्सा बता रहा है कि पीओके में अब पाकिस्तानी कब्जा हटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह तस्वीर पीओके में कोटली की है, जहां जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने पुलिस को सीधी चुनौती दी है। प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग रावलकोट और मीरपुर से डडियाल पहुंचे। ये लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे थे। इनको रोकने के लिए पुल पर कंटेनर लगाए गए थे। यहां पर आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कंटेनर को पुल से नीचे फेंक दिया और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस और सेना को पीछे हटना पड़ा और इसके बाद जो फायरिंग हुई वो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। उनको पीछे हटना पड़ा, इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अब अगली तस्वीर देखते हैं। अगली तस्वीर शाहबाज को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पंजाब से हजारों सैनिकों को बुलाया गया था। इस्लामाबाद से ही 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को पीओके में तैनात किया गया था। सेना के जवान भी एक्स्ट्रा अलर्ट थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को आज फिर से खदेड़ दिया। भीड़ के सामने पुलिस की लाचारी साफ दिख रही थी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह लगातार बड़ा होता जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी की बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर यह चुनौती है। पीओके की सड़कों पर लोग बुलडोजर के साथ उतरे। विद्रोह के इस लेवल को देखते हुए पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद कर दिया। तालिबानी फरमान है ये, जो तालिबान ने किया। एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया। वहीं आज के प्रदर्शन में कई ऐसे नारे लगे हैं, विरोध की ऐसी कई आवाजें सुनाई दी हैं जिसने मुनीर को परेशान कर दिया। जैसे कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, पीओके में पाक फौज के खिलाफ ये अलगार हो, खुदा की कसम खून की नदियां बहा देंगे, हम पाकिस्तान फौज की मौत बन जाएंगे, हम पर गाड़ी चढ़ा देंगे, फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारे अधिकार लौटाओ या सामना करो। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इस तरह के नारों से पीओके गूंज रहा है। इन प्रदर्शनों को जनरल मुनीर बंदूक की गोलियों से शांत कराना चाहते हैं। इसीलिए बीते 3 दिन में अब तक 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे पीओके के इस आक्रोश से पाकिस्तान में बगावत के शोले। सवाल है कि पीओके में इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कौन कर रहा है? यह प्रोटेस्ट किन बातों पर हो रहा है? इस प्रोटेस्ट से पीओके के लोगों की मांगे क्या? पहले सवाल का जवाब यह है कि पीओके में एक नागरिक समाज का गठबंधन है जिसका नाम है अवामी एक्शन कमेटी। इसी के कहने पर आज बंद का आह्वान किया गया।
ये प्रोटेस्ट 2 दिन पहले हुए प्रदर्शन का एक्सटेंशन है, जिसमें पाक फौज की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। और तीसरा सवाल है, ये प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा है? तो ये जानने के लिए 3 शब्दों को डिकोड करना होगा। पहला है आटा। अवामी एक्शन कमेटी की मांग है कि आटे जैसी जरूरी चीजों पर सब्सिडी दी जाए, क्योंकि आटे की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को बिजली के अत्यधिक बिल चुकाने पड़ रहे हैं। दूसरा, इंटरनेट। अवामी एक्शन कमेटी के बंद के आह्वान के बाद यहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल सेवा ठप है, डिजिटल ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, इससे भी लोग भड़के हुए हैं। और तीसरा है अधिकार। अवामी एक्शन कमेटी की प्रमुख मांग यह भी है कि शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें समाप्त की जाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर फिर से बातचीत शुरू हो और जिसका फायदा स्थानीय समुदाय को भी मिले। पाकिस्तान की हुकूमत ये सभी मांगे नहीं मान रही है, जिसके बाद पीओके में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब वहां जो बिगड़े हुए हालात हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वैसे पीओके में जिस तरह का आक्रोश है, बहुत जल्द वैसा ही गुस्सा पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और वजह है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, जो अब भारत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अब बंद कमरे में मीटिंग के अंदर उन्होंने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से ट्रॉफी चुराने के लिए माफी मांग ली है। इस माफी के साथ ही पाकिस्तान का सरेंडर वाला नया वर्जन शुरू हो चुका है, यानी सरेंडर 4.0। देख रहे हैं आप, ग्राफिक्स अच्छा था। जो पाकिस्तान अपने स्कूल की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर का झूठा सिलेबस पढ़ा रहा है, उसे अब अपने सरेंडर के इतिहास का नया चैप्टर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में उसके पास तथ्यों की कमी नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो अपने सरेंडर की कोई तारीख भूल रहा है, तो हम याद दिला देते हैं। देखिए, पहली तारीख, ध्यान से देखिएगा, पहली तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है, 16 दिसंबर 1971, 1971, जब पाकिस्तानी सेना ने अपने 93,000 जवानों के साथ इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। दूसरी तारीख, यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, 10 मई 2025, जब मुनीर की आर्मी और उसके आतंकियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फिर से सरेंडर कर दिया था। घुटनों पर आ गए थे, डीजीएमओ ने कई फोन लगाए थे। तीसरी तारीख 3 दिन पहले यानी 28 सितंबर की है, जब टीम सूर्या के सामने पाक क्रिकेट टीम ने सरेंडर किया, और यह तो एशिया कप में तीसरी बार किया। और अब 30 सितंबर 2025 को एसीसी की जो मीटिंग हुई, उसमें मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के सामने सरेंडर कर दिया है। तो पाकिस्तान को अपने गौरवशाली इतिहास में इन तारीखों को सहेज कर रखना चाहिए, ताकि उसके आने वाली पीढ़ियां गुमराह होने से बच जाएं। खैर, आज जो एसीसी की मीटिंग हुई, उसमें मोहसिन नकवी पर कौन कौन सी बाउंसर गिरी, ये भी देखिए। मोहसिन नकवी के ट्रॉफी वाले ड्रामे का दी एंड हो चुका है। उन्होंने बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं अब एशिया कप की जो ट्रॉफी है आईसीसी को भेज रहा हूं, आप वहां से मंगवा लीजिए। 24 घंटे के अंदर मोहसिन नकवी के तेवर ढीले पड़ गए। पहले वो कह रहे थे कि टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को एसीसी के दफ्तर में आकर ये ट्रॉफी लेनी होगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मोहसिन नकवी को सत्य का बोध हो गया। इस सत्य बोध की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से कहा, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उनके साथ खराब व्यवहार किया। इस पर राजीव शुक्ला ने जवाब दिया, आपने सोच भी कैसे लिया कि हमारे खिलाड़ी आपके हाथ से ट्रॉफी लेंगे? मोहसिन नकवी ने कहा, वो कार्टून की तरह ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे। राजीव शुक्ला ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी जानबूझकर लंबे वक्त तक खड़े रहकर विवाद बढ़ाने में लगे थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके स्टेज पर रहने के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ी मोबाइल पर गेम खेलते रहे। तो राजीव शुक्ला ने बोलती बंद कर दिया और कहा कि आपने भी फुटबॉलर के प्लेन गिराने वाले स्तरहीन ट्वीट किए। मोहसिन नकवी का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने कहा, जब मैं खड़ा था तो खिलाड़ी ट्रॉफी लेने के लिए आ जाते। इस पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पूछ लिया कि उन्होंने यह मुगालता कैसे पाल लिया कि टीम इंडिया अब से ट्रॉफी लेगी। मोहसिन नकवी अड़े रहे कि वो एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे। इस पर राजीव शुक्ला ने आईना दिखाया
कि क्रिकेट और राजनीति को मिलाने का काम कौन कर रहा है और मोहसिन कैसे पाकिस्तानी एजेंट बनकर क्रिकेट के मैदान पर एजेंडे के फ्री हिट लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तेवर दिखाया कि अपने कप्तान को दुबई भेजिए, वो ट्रॉफी ले जाएं, लेकिन बीसीसीआई ने जवाब दिया कप्तान मुंबई में है और ट्रॉफी लेने दुबई क्यों आएंगे। उसके बाद खबर आई है कि मोहसिन ट्रॉफी को आईसीसी दफ्तर भेजने के लिए राजी हो गए। वैसे ट्रॉफी चोर मोहसिन को यह काम हर हाल में करना था, फिर भी वो ड्रामा कर रहे थे। हालांकि अब उनकी इस नौटंकी का दी एंड हो गया। मोहसिन के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही नहीं बल्कि अब पूर्व पार क्रिकेटर भी आवाज उठाने लगे। इसी में एक हैं शाहिद अफरीदी, जिनके मन में भारत को लेकर जहर की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। शाहिद अफरीदी के अनुसार मोहसिन नकवी के पास दो बड़े महत्वपूर्ण पद हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसलिए उन्हें लगता है कि इसे अलग ही रखना चाहिए। अफरीदी के मुताबिक इस वक्त क्रिकेट को ध्यान और समय की जरूरत है, इसीलिए मोहसिन नकवी अपने सलाहकारों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सलाहकार मोहसिन को कहीं नहीं ले जा रहे हैं। खुद मोहसिन नकवी को भी क्रिकेट की पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए इसे लेकर एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है जो जल्द होना चाहिए। वैसे हो सकता है कि इस पोस्ट के जरिए शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हों। अब बात करते हैं यूपी के बरेली में पिछले हफ्ते जुमे के दिन हुई हिंसा की। इस हिंसा में अब तक कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिंसा के पीछे की साजिश का भी पर्दाफाश हो चुका है। अब 26 सितंबर को हुई हिंसा के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं। ये ड्रोन वीडियो पुलिस ने जारी किए हैं, जिन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ में शामिल कुछ लोगों के हाथों में आई लव मोहम्मद वाले बैनर भी दिख रहे हैं। ये वही भीड़ है जो तौकीर रजा के बुलाने पर सड़कों पर उतरी थी। उस दिन पुलिस ने इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, लिहाजा लोगों के रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस वाले भी तैनात हो गए। इस वीडियो में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को आगे ना बढ़ने की चेतावनी देते दिख रहे हैं। फिर थोड़ी देर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी दिखती हैं। अब ये वीडियो देखिए। ये वो तस्वीर है जब आई लव मोहम्मद के समर्थन में उतरी भीड़ बेकाबू हो गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की सख्त कार्रवाई का असर यह हुआ कि जिस सड़क पर कुछ देर पहले सैकड़ों लोग डटे हुए थे, वो सड़क पुलिस के एक्शन के बाद खाली हो गई। ये तीसरा वीडियो है। इसमें एक मस्जिद के अंदर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कुछ देर पहले इस मस्जिद के बाहर आई लव मोहम्मद के समर्थन में हंगामा चल रहा था। आरोप है कि इसी तरह मस्जिदों में भीड़ जुटाकर उस दिन बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस के सख्त एक्शन के वजह से हालात काबू में आ गए। बरेली में हुई हिंसा पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई दिन पहले से वहां इस तरह की हिंसा फैलाने की साजिश की जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि दंगा भड़काने के लिए करीब 5000 उपद्रवियों की फौज तैयार की गई, जिनमें कुछ को बिहार और बंगाल से बुलाकर अलग अलग इलाकों में दंगे फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों का यह भी दावा है कि इन दंगाइयों को इलाके की 390 मस्जिदों में शरण दी गई थी और फिर जुमे के दिन नमाज के बहाने ये लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस पर हंगामा कर दिया। उपद्रवियों ने न केवल पुलिस को निशाना बनाया बल्कि पत्रकारों पर हमले किए और तमाम गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। अब तक कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 में से 7 मुकदमों में तौकीर रजा को नामजद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने 150 करोड़ की अवैध संपत्ति को चिन्हित किया है, जिनमें से कई होटल और लॉन को सील कर दिया गया है। खबर है कि समाजवादी पार्टी के पार्षद ओमान रजा का गराज भी ध्वस्त कर दिया गया है और समाजवादी पार्टी के 5 और सभासद अभी रेडार पर है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक इस मामले में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें सबसे अहम तौकीर रजा का करीबी नफीस भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एसएसपी अनुराग आर्या ने यह भी बताया है कि जिस दिन बवाल हुआ उस दिन नमाज का टाइम भी बदल गया था। इस बीच 26 सितंबर को हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 उपद्रवियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। इदरीश और इकबाल नाम के दोनों उपद्रवी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनके पास से पुलिस ने छीनी गई एंटी राइट गन भी बरामद कर ली है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान दोनों उपद्रवियों के पैर में गोली लगी। बरेली में शुक्रवार को हिंसा और बवाल में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और आज भी 2 बदमाशों के लिए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। देख सकते तस्वीरों, यही वो दोनों बदमाश हैं जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। आपराधिक इनका इतिहास है और इनकी दोनों के पैर में गोली लगी है। जब क्या नाम है आपका? इकबाल। कहाँ के रहने वाले हो? शाहजहांपुर। तो यहाँ बवाल करने जहाँ बरेली आए थे, किसके कहने पर आए?
अभी नहीं पता साहब है, हमें नहीं मालूम है। किसने किसी ने तो बुला होगा पुलिस। सजी अहमद है नाम साहब, वो शाहजहानपुर का। कैसे यहाँ क्यों आए थे? चले आए साहब। बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहाँ पे पहुँच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से चीजें सामने आई हैं। बरेली हिंसा पर पुलिस एक्शन के साथ साथ राजनीतिक एक्शन भी जारी है। बरेली पुलिस ने जिले की सीमाओं में नेताओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। बरेली जाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेता दानिश अली को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे कांग्रेस सरकार की तानाशाही बता रही है। टारगेट किसी को नहीं, लेकिन अपराधी को कोई तवज्जो नहीं। कानून को हाथ में लेकर के जिस तरीके गुंडई अराजकता पैदा की है, वो लोग चिन्हित हैं, सीसी कैमरों में है, पुलिस के कैमरों में है। उन्हीं लोगों को जिन्होंने अपराध किया है सरकार कार्रवाई कर रही है। और अगर आपको मालूम है कि यहाँ विवाद हो सकता है, आपके पास इनपुट होना, आपकी आईबी है, आपकी एलआईओ है, सारी इतने सिस्टम बना रखा है, आपने किस लिए बना रखा है? इसका मतलब सब फेल है। सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुकी है या जानबूझ के आप करा रहे हैं। ये दो ही चीज हो सकता है। इनकी तमाम तर नाकामी उस नफरत के माहौल में दब जाए जो नफरत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी, डंडा, बुलडोजर, गोली सब चलाने का काम हो रहा है। Every alternate day you will see in this plea or that plea, minorities are under attack. There is no security for the minorities in this country. Any time they can be killed, any time they can be lynched, any time they can be arrested, any time their houses be demolished. So this is happening now. This is actually actual fact or reality under Modi's rule in the country. चलते मुंबई, यहां भी आई लव मोहम्मद वाली कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, लेकिन स्वरूप बदला हुआ है। कानपुर, उन्नाव और बरेली से होते हुए अब मुंबई में मजहबी मुहिम किस तरह चलाई जा रही है, इस पर हमारे पास वहां से ग्राउंड रिपोर्ट है। मुंबई की इस मुहिम में वैसे तो किसी भी तरह की सांप्रदायिक चिंगारी जैसी बातें सामने नहीं आई, कोई नारेबाजी नहीं हो रही, सड़क पर उतरकर कोई प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मुहिम को लेकर सतर्क है, अलर्ट है। खासकर महाराष्ट्र के लातूर और अहिल्या नगर में बीते दिनों जो घटनाएं हुई उसे देखते हुए मुंबई पुलिस सावधान है और यहां भी ये मुद्दा धीरे धीरे सियासी बनता जा रहा है। विरोध की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मुंबई में गाड़ियों में आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर लगाए जा रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद नाम के स्टिकर लगाने की मुहिम शुरू हुई। सांता क्रूज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी गाड़ी पर इसी तरह के स्टिकर लगवा चुके हैं। उनका कहना है कि अभी यह ट्रेंड चल रहा है। स्टिकर बनाने वाले लोग भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में इनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। इन लोगों की बातें फिलहाल तो सही लगती हैं, आई लव मोहम्मद के स्टिकर से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन बरेली में जो हुआ, कानपुर में जो हुआ, लातूर में जो हुआ, अहिल्यानगर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पथराव हुआ, सांप्रदायिक नारे लगाए गए, हिंसा फैली, वैसी स्थिति मुंबई में न बने, इसकी गारंटी कौन लेगा? और फिर आई लव मोहम्मद के नाम पर यहां भी राजनीति तेज हो चुकी है, क्योंकि कई नेताओं का मानना है कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। महाराष्ट्र में स्टिकर के अलावा आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। सीएम फडणवीस ने इसी बात पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यदि इससे दो समुदायों में तनाव फैल रहा है तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए ऐसी मुहिम चलाते समय ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। खैर, आप उस जगह से TV9 की रिपोर्ट देखिए जहां मुंबई में गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर लगाए जा रहे हैं। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कई मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में भी आई लव मोहम्मद के जो स्टिकर आप इस वक्त देखिए तस्वीरों में, ये शख्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी गाड़ी पर आई लव मोहम्मद के जो स्टिकर हैं वो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में कि ये जो आई लव मोहम्मद का जो स्टिकर है, जो आप देखिए यहाँ पर ये चिपकवाते यहाँ पे स्टिकर जो है वो लगवा रहे हैं। और ये देखिए कैसे कि किस तरीके से अब अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की जो आई लव मोहम्मद का जो स्टिकर है वो यहाँ
यहाँ पर लगाते हुए आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। तमाम जो वाहन हैं उस पर इसी तरीके की स्टिकें आपको आज मुंबई की सड़कों पर अब दिखना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। पुलिस की उपस्थिति में, हाजिरी में आई लव मोहम्मद वाहनों पे चिपकाया जाता है। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है ना तो जो हाईवे पर जो जहाँ इनकी दुकान है उसके ऊपर लगाए बड़े जोर में। मैं पुलिस से पूछना चाहूंगा, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब किसी चीज़ का माहौल बनता है तो उसका ट्रेंड आता है। तो इसी तरह आई लव मोहम्मद का जब माहौल बना तो लोगों में ये हुआ कि नहीं यार, मुझे भी मोहम्मद के लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैं भी स्टिकर ये मोहम्मद। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टिकर ज़्यादा डिमांड हो रहा है? आई लव यू मोहम्मद लगाए हम लोग। मैं ज़्यादा 10-15 गाड़ी में मैं आई लव यू मोहम्मद लगा रहा हूँ। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं। सबसे पहली बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा की, कहा कि आरएसएस एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार में विश्वास करता है। पीएम ने यह भी कहा कि आज़ादी के बाद आरएसएस को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने से रोकने के प्रयास हुए। इसके बाद उन्होंने डेमोग्राफी चेंज पर बड़ी बात कही, कहा कि देश में भारी घुसपैठ से भी बड़ा खतरा देश के अंदर हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज है। पीएम ने इस मुद्दे को देश की बड़ी चिंता बताया। ये भी कहा कि भारत की आत्मा हमेशा से विविधता में एकता रही है। अगर इस सिद्धांत को तोड़ा गया तो राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। एक बार सुनते हैं डेमोग्राफी चेंज पर उनका ये बड़ा बयान। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दीपावली से पहले अपने करीब 49 लाख कर्मचारियों को 59 लाख पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। डीए में बढ़ोतरी का फायदा मौजूदा कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों को भी मिलेगा। इसके अलावा रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 या 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने 2 दिन पहले ही कहा था कि पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। हालांकि आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। आपको बता दें कि पिछली बार 2021 में व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आए थे। आर्थिक धोखाधड़ी मामले में आरोपी शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा। शिल्पा शेट्टी और उनके पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट से 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ थाईलैंड जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि आर्थिक धोखाधड़ी के इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस बना रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा इंजन मिल गया। ये इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने सौंपा है। नवंबर तक भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर को ही HAL को भारतीय वायुसेना के लिए अतिरिक्त 97 मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। केंद्र ने HAL के साथ करीब 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। फेस्टिव सीजन में RBI ने आम जनता को कोई फायदा तो नहीं दिया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपके लोन की EMI फिलहाल कोई कम नहीं होने वाली है। रेपो रेट की दर को 5.50% पर स्थिर रखा गया है। यह लगातार दूसरा मौका है जब RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज यानी 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव हो गए।
जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा एनपीएस के नियमों में बदलाव शामिल है। साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पर 16 रुपए 50 पैसे तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही आज से स्पीड पोस्ट सर्विस महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगाए हैं। फिलीपींस में आए शक्तिशाली भूकंप में 69 लोगों की मौत हो गई। 150 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। 6.9 की तीव्रता के भूकंप ने फिलीपींस में के सेबू प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। फिलीपींस में इस विनाशकारी भूकंप के नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और लिखा है कि इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ खड़ा है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैर जिम्मेदार मुल्क पाकिस्तान के। इस शो की शुरुआत भी हमने इसी मुल्क से की थी और आगे भी अब आपको यही बताने वाले हैं। क्यों? वजह आप इस खबर में समझ लेंगे। पाकिस्तान की हरकत पर अब उसे संयुक्त राष्ट्र से तगड़ी डांट पड़ी। संयुक्त राष्ट्र महासभा वो मंच है जहां दुनिया की सबसे गंभीर बहस होती है, जहां बड़े बड़े नेता जलवायु संकट, युद्ध और शांति की बातें करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भाषण चल रहा था, तभी वहां अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद और शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगने लगे, बल्कि शहबाज शरीफ मेज पीटने लग गए। ये अपने चीयर लीडर्स अपने साथ लेकर चलते हैं। यूएनजीए में इस तरह की नारेबाजी सिर्फ अनुशासनहीनता ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक शर्मिंदगी भी है। अब दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक क्लासरूम ने पाकिस्तान की इस हरकत पर नाराजगी जताई है। इस घटना की जांच हो रही है और यूएनजीए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले सकता है। लेकिन यूएनजीए में शहबाज के चमचों ने जो किया है, उसे लोग शहबाज शरीफ का ग्लोबल कॉमेडी शो कह रहे हैं और शहबाज से सवाल कर रहे हैं। ये यूएनजीए है या फिर लाहौर का चुनावी जलसा? गंभीर मुद्दों के प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल सर्कस क्यों? ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है या फिर लोकल मोहल्ला मीटिंग? अब जांच शुरू हो गई है और यूएनजीए ने पाकिस्तान को कूटनीतिक आईना दिखाने की पूरी तैयारी कर ली। ये है दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक क्लासरूम, जहां सुपर पावर से लेकर छोटे देश तक अपनी बात रखने आते हैं। और इसी मंच पर पाकिस्तान ने दिखा दिया कि उसके पास कूटनीति नहीं, सिर्फ नारेबाजी की नोटबुक है। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। तभी पीछे से पाकिस्तान जिंदाबाद और शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे और शहबाज को अचानक अपना भाषण रोकना पड़ा। जिस मंच से दुनिया के दूसरे देश अपने मुद्दों को तथ्यों और दलीलों के साथ रखते हैं, वहीं पाकिस्तान ने अपनी छवि को जिंदाबाद के नारों में डुबो दिया। इसने संयुक्त राष्ट्र को काफी नाराज कर दिया है। अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना को समझिए। शहबाज के भाषण के समय विजिटर गैलरी में नारेबाजी हुई। दावा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के समर्थकों ने नारे लगाए। ये भाषण संयुक्त राष्ट्र वेब टीवी पर लाइव प्रसारित हो रहा था। कई देशों में एक साथ इस भाषण को देखा गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर नारेबाजी बंद करवाई। पाकिस्तान के लिए ये मौका गंभीर संदेश देने का था, लेकिन इस तरह की नारेबाजी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान को ये भी एहसास नहीं है कि उसका सबसे बड़ा नेता किस मंच से क्या कह रहा है। सवाल उठते हैं, क्या ऐसे नारों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? क्या ऐसे नारों से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ेगी? क्या ऐसे नारे खुद शहबाज शरीफ के इशारे पर लगवाए गए? यूएनजीए वो मंच है जहां प्रदेश के लिए बेहद सख्त नियम है। इसके लिए आमतौर पर सदस्य देश के राजनयिक मिशन से जारी पास की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ये पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि नारे लगाने वाले शख्स को प्रवेश कैसे मिला। वैसे यूएनजीए में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा, जब एक भारतीय पत्रकार ने सीधे सवाल कर दिया कि वो आतंकवाद पर लगाम कब लगाएंगे। वैसे पाकिस्तान को इस तरह की बेइज्जती की आदत हो गई है। यूएनजीए के मंच से भी शहबाज ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब खुद जांच के दायरे में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब एक ऐसी खबर जो हर उन माता पिता के लिए जरूरी है जो बच्चों को खांसी होने पर किसी कफ सिरप की शीशी से तुरंत दवाई पिला देते हैं। क्योंकि देश के 2 राज्यों से ऐसी खबरें आई, जिसके बाद कफ सिरप वाला संकट डराने लगा। पिछले 23 दिनों में मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है। यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से खराब हुई है।
कफ सिरप की वजह से। अब इसकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह से कफ सिरप को माना जा रहा है। सोचिए, कफ सिरप बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह मानी जा रही है। लेकिन पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। पहला मामला 7 सितंबर को सामने आया। 5 वर्ष के एक बच्चे को तेज बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। इसके बाद लगातार नए मामले सामने आते रहे और अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई स्तर पर जांच शुरू हो गई। शुरुआती जांच में पानी और चूहों के सैंपल लिए गए, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि बच्चों की किडनी फेल होने के पीछे कफ सिरप हो सकता है। इसीलिए जांच पूरी होने तक 2 कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईसीएमआर और पुणे की लैब से जांच कराई जा रही है। यहां हम यह जरूर साफ कर दें कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। बच्चों की मौत की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी। हालांकि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला एक तरह से कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप को जिम्मेदार मानना निराधार है, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक रहस्यमय बीमारी के चलते 6 मासूमों की अब तक जान जा चुकी है। एहतियातन 2 कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बैन उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग जांच करवा के उसको अभी सेल रुकवा देंगे। बस हल्का बुखार आया था और सर में दर्द था और पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज़्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया। दूसरे दिन यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है। उसका सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पर ना यूज़ किया जाए। हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला उस पर नज़र रखे हुए है और स्थिति नियंत्रण में है। और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट आईसीएमआर, नीरी और नागपुर भेजा गया है। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय। उप मुख्यमंत्री और गंभीर व्यक्ति ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो ये अफसोस हो रहा है। ये भी भाजपा के उसी चलन में चलेगा जैसे दूसरे लोगों पर भाजपा के असर चढ़ा हुआ है। बजाय बैन करने के उसको क्लीन चिट देना है और जांच के चलते क्लीन चिट देना है, ये एक अफसोसनाक पहलू है। कफ सिरप वाला ये पैनिक सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, राजस्थान में भी है, जहां बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से कफ सिरप को माना जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा के बाद जयपुर में भी इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कफ सिरप लेने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सीकर के श्री माधोपुर में कफ सिरप पीने के बाद एक बच्चे की संदिग्ध मौत हो चुकी है। कई बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे ही एक मामला जयपुर में सामने आया है, जहां 2 वर्ष की एक बच्ची को सांगनेर की डिस्पेंसरी से खांसी का सिरप दिया गया। बच्ची को सिरप पिलाने के बाद वो बेहोश हो गई। हालत अभी भी गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्पन सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई। अलग अलग बैच के सैंपल लैब की जांच के लिए भेज दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस कंपनी की ये सिरप है उसकी एक दवा पहले भी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड पाई गई थी। इसी साल जून में जांच के बाद दोबारा सप्लाई शुरू हुई, जिसके बाद विपक्ष यहां भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। कोई भी मामला जिले में नहीं पाया गया है, फिर भी एहतियातन तौर पर इस कफ सिरप की जो भी मरीजों को सप्लाई है आगामी निर्देशों तक जो हमारे उच्चाधिकारियों से प्राप्त होंगे तब तक इस कफ सिरप की सप्लाई नहीं करनी है। भरतपुर में खांसी की दवा सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्पन जो केसन फार्मा द्वारा निर्मित है, उसके कुछ बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले। तुरंत प्रभाव से एमडी सर द्वारा एवं ओएसडी सर द्वारा सभी बच्चों को वितरण कर दिया गया है। उनके वितरण एवं उनके उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खांसी की दवाई लेने के बाद सिस्टर कह रही है कि खांसी की दवाई देके सुला दी थी, उसके बाद मनुष्य की हालत में हुई। एक बच्चे की तो डेथ हो गई, काफ़ी बच्चों की तबीयत खराब हो गई। सरकार ने खुद ने माना कि कफ सिरप खराब है और बैन कर दिया तुरंत।
तो आप जब सरकार को पता है ये कफ सिरप ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और ये दवाई नहीं जहर है, तो लोगों को जहर क्यों पिला रहे हो? और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस दवा योजना में जो इन्होंने जहर बांटा है और बच्चों की डेथ हो रही है। आखिर एक कफ सिरप जानलेवा कैसे हो सकता है, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी सिरप में अगर डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे केमिकल ज़्यादा हों या दूषित हो तो उसका असर 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में आमतौर पर 2 दिन तेज़ बुखार और डायरिया की शिकायत। दूसरी स्टेज में बच्चे को यूरिन पास होने में दिक्कत होने लगती है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जबकि तीसरी स्टेज में किडनी फेल होने और पैरालिसिस का रिस्क रहता है। इसके बाद कोमा में जाने से लेकर मौत तक हो सकती है। ऐसे में आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेने से बचें। सर्दी खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बच्चा अगर 6 घंटे में यूरिन ना करे तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बातचीत की, आपको ज़रूर देखना चाहिए। जो सीकर में छोटे बच्चों की 2 की डेथ की खबर आई है, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स खांसी की सिरप में इम्प्योर होंगे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। खांसी जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को कफ सिरप से सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो बगैर डॉक्टर की सलाह के खुद से या केमिस्ट से सेल्फ मेडिकेट करके कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। और फिक्र में अब आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। आपने कई पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस किसी अपराध के बाद मौका वारदात पर देर से पहुंचती है। हालांकि वजह क्या होती है ये मालूम फिल्म में नहीं बताया जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी वजह कुछ अलग हो सकती है। इनमें से एक सोशल मीडिया रील्स भी हैं। इस रीलबाजी से सुरक्षा और सतर्कता पर असर पड़ता है। ये चिंता इस वक्त मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सता रही है। इसीलिए जज साहब ने अब पुलिस वालों की रील्स वाली लत पर एक निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों के मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मोबाइल या सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं तो ये अनुशासनहीनता है, बल्कि इससे सुरक्षा और सतर्कता पर भी सीधा असर पड़ता है। इसलिए हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग को निर्देश जारी किया है और कहा है कि इस पर स्पष्ट नीति बनाई जाए। खासकर गार्ड ड्यूटी, कोई ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान निजी मोबाइल उपयोग का पूरी तरह नियंत्रण। पुलिसकर्मियों को लगातार इस बात के लिए उन्हें निर्देशित किया जाता है, इस तथ्य को रेखांकित किया जाता है कि जब वो खासतौर पर ड्यूटी पर हो तो सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। कई लोगों को इस तरह के उपयोग करने की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, जिसके कारण कई बार वो शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हैं, लेकिन हो सकता है मानसिक रूप से जो उनके सोशल मीडिया के जो भी वेबसाइट्स हैं उस पर वो कहीं अगर खोए हो। और फिक्र में अब बात करते हैं खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के शटडाउन की। इस मुद्दे पर हमने फिक्र की एक क्वेश्चनियर तैयार किया है जिसमें आपको हर सवाल का जवाब सरल भाषा में मिलेगा। प्रश्नोत्तरी है ये। पहला सवाल, शटडाउन क्या होता है? जवाब है, अमेरिका में सरकार चलाने के लिए हर साल बजट पास करना पड़ता है, लेकिन सेनेट में वोटिंग के दौरान फंडिंग बिल पास नहीं हुआ तो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं मिल पाता है। इसके बाद गैर जरूरी सेवाएं और दफ्तर बंद हो जाते हैं। इससे अमेरिका में सरकारी शटडाउन कहा जाता है। दूसरा सवाल, इस बार शटडाउन की नौबत क्यों आई है? दरअसल इस बार ट्रंप सरकार को फंडिंग बिल पास करवाने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध की वजह से वो केवल 55 वोट हासिल कर पाए और फंडिंग बिल पास नहीं हुआ, लिहाजा शटडाउन लग गया है। तीसरा सवाल, शटडाउन में क्या होगा? तो आपको बता दें कि शटडाउन में करीब 9 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जा सकता है। हेल्थ और ह्यूमन सर्विस विभाग के 41वीं सदी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा शटडाउन की वजह से कई सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे, नेशनल पार्क, म्यूजियम और कई सरकारी वेबसाइट्स भी काम करना बंद कर देंगे। हालांकि कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, मेडिकल और हवाई सेवा जारी रहेंगी। चौथा सवाल, क्या इससे पहले अमेरिका कभी शटडाउन की चपेट में आया? इसका जवाब है कि 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1981 से अब तक अमेरिका में 14 बार शटडाउन हो चुका है और अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही हुआ था जो 35 दिनों तक चला था। पांचवा सवाल, ये शटडाउन कब तक चलेगा? शटडाउन की अवधि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन व्हाइट हाउस के OMB यानी ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का कहना है सभी एजेंसियों को घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी और आगे के दिशा निर्देशों का इंतजार करना पड़ेगा।